गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। कल हमने स्टडी किया था ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, जिसके अंदर हमने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे और हमने उसके अंदर और क्या लिखा था, जितने भी डायरेक्ट फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं सभी हमने उसके अंदर लिखे थे। अब जो ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हैं वो किस में आएंगे भला? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएंगे वो, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री के आ गए, ऑफिस के सारे किस में आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर पर्पस क्या है? क्योंकि हमने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर निकाला था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अगर हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना चाहते हैं तो हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अलावा जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो कहाँ पर जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। इसलिए अगर आपने बैलेंस शीट भी बनानी है कंपनी की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है। बनता कैसे है मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इम्पोर्टेंस की। फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर कि आप ये प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट बनाओगे, क्या बनाने के लिए निकालोगे? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए। अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, इनकम कम है तो लॉस होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हमारी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है तो क्या होगा? हमें प्रॉफिट होगा। और जो इस अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस निकलेगा उसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। क्लियर है? सबसे लास्ट में निकलेगा ये, इनकम को ऐड कर दो, इनकम में से आपने एक्सपेंसेस माइनस कर देने हैं तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड में कहता है कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि लास्ट ईयर में आपका प्रॉफिट कितना था, अब आपका प्रॉफिट कितना है, तो भी आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमने निकाल लिया, अब हम ये देखना चाहते हैं कि हम अपवर्ड्स जा रहे हैं या डाउनवर्ड्स जा रहे हैं। अपवर्ड मतलब अगर हमारा प्रॉफिट कॉन्टिन्यूस बढ़ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है? अगर हमारे प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, तो हम देख सकेंगे किसके जरिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जरिए। तो आपने ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फीचर बन जाती है कि अगर आप अपने प्रॉफिट को कंपैरिजन करना चाहते हैं पिछले सालों से तो भी आपको क्या करना पड़ेगा भला? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस। कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि अगर आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, नियंत्रण में लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर कॉन्टिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो अगर आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ईच एंड एवरी आइटम के बारे में हमने इंडिविजुअली लिखा। जैसे हम वर्ड ले लेते हैं, मान लो सैलरी। सैलरी हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, हमने लिख दिया ये। अब की बार सैलरी दी है हमने, मान लो 2,50,000 जितना भी स्टाफ है। लास्ट टाइम ये थी 1,50,000, तो गैप जो है बहुत ज़्यादा हो गया। हम कहेंगे भाई सैलरी के ऊपर इतना एक्सपेंडिचर कैसे हो रहा है? लास्ट टाइम तो इतना था, हो सकता है कि 10,000 या 20,000 का इंक्रीमेंट हो जाए तब तो है ठीक, लेकिन अगर 1,00,000 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हो रहा तो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ऐसा कंट्रोल कब पता चलेगा तुम्हें? जब हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लास्ट पॉइंट हमारे पास हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, कि आप बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बैलेंस शीट? क्योंकि आपको इससे पता चलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में। आपको पता चलेगा इससे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में। अगर प्रॉफिट है तो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में वो क्या कर देना चाहिए? ऐड कर देना चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास क्या है? लॉस है तो हमें क्या कर देना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए।
ठीक है। तो अगर हमने बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं तो भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब मैं सिखाता हूं आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता कैसे है, इसके डेबिट में कौन सी आइटम्स आएंगी और क्रेडिट में कौन सी आइटम आएंगी। पहले बात करते हैं हम डेबिट साइड में आने वाली आइटम्स की। डेबिट में पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ग्रॉस लॉस। जो आपने लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में निकाला था, देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकलेगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या ग्रॉस लॉस निकलेगा, सीधी सी बात है। अगर ग्रॉस लॉस निकले तो वो डेबिट में ले आओ, अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकले तो वो क्रेडिट में ले आओ, ठीक है। उसको फॉलो कर लेना है। क्रॉस साइड का मतलब होता है, अगर जैसे मान लो लॉस आया होगा ट्रेडिंग अकाउंट में तो वो क्रेडिट में आया होगा, डेबिट में ले आओ, और अगर प्रॉफिट आया होगा तो वो कहाँ आया होगा, डेबिट में, तो क्रेडिट में ले आओ। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बन रही है और उसको हमने उतार लेना है। यहाँ पर लॉस है तो कहाँ पर, डेबिट में, और अगर प्रॉफिट है तो कहाँ पर, क्रेडिट में। फिर कहता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो खर्चे आपके ऑफिस से रिलेटेड हैं, प्रशासनिक। जैसे अगर आपने कोई लीगल फीस पे की है, आपने कोई सैलरी पे की है, आपने कोई रेंट पे किया है, तो सारे कहाँ पर आएंगे भला, ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे। फिर आता हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो विज्ञापन करने पर खर्चा हुए, यानी जो अभी आपने सामान को बनाकर भेज दिया। जैसे हमने कैरेज इन ट्रेडिंग में लगाया था ना, कैरेज इनवर्ड्स या कैरेज इन, और उसी प्रकार कैरेज आउट है वो कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट साइड के अंदर, और हेडिंग क्या बनेगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और लास्ट में क्या था हमारे पास, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस मतलब जैसे और कोई इसके अलावा अगर खर्चा है तो वो जिस पर, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो इस प्रकार अगर आपने लोन ले रखा है मान लो, तो लोन के ऊपर अगर आप ब्याज दे रहे हो तो वो भी कहाँ आएगा, आपका डेबिट में आएगा। तो ये चार बातें डेबिट में आती हैं। इसके अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं, मैंने आपको दो या तीन आइटम बता दिए सबकी। फिर आता हमारे पास क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में आपको मैंने क्या बताया गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा एक तो, और क्या आएगा हमारे पास, अदर इनकम एंड गेन्स। अदर इनकम एंड गेन्स का मतलब क्या है, जैसे रेंट रिसीव्ड। अगर एक संस्था के पास, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग को उसने किराए पर दे रखा है, तो उसे किराया मिला तो वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। इसी प्रकार डिस्काउंट रिसीव्ड अगर हमें मिला है तो वो भी कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। इसी प्रकार अगर हमने कोई असेट्स बेची है, तो असेट्स को बेचने से हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स वो भी यहीं पर आएगा। तो ये कुछ इनकम एंड गेन्स हैं जो क्रेडिट साइड में आती हैं। आपने ध्यान रखना कि आपने पे किया है या रिसीव किया है। अगर पे किया होगा तो कहाँ आएगा, वो डेबिट में आएगा, और अगर रिसीव हुआ होगा तो वो कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। क्लियर है, मीनिंग क्लियर हो चुका। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल सम कर लेते हैं। प्रैक्टिकल सम करने से आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा, समझ में आएगा भी कैसे क्या करना है। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो वैसे बनेगा जैसे कल बनाया था हमने ट्रेडिंग अकाउंट। दो साइड्स होंगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो ये बना दिया हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हमारे पास डेबिट साइड है और ये हमारे पास कौन साइड है वाला, क्रेडिट साइड है। तो सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन की वो देख लेते हैं, आइटम्स देख लेते हैं कौन कौन से आइटम है हमारे पास। सबसे पहले दे रखा है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट आप इस साइड लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। बीडी मीन्स हमने उसको उतार लिया। कितना उतारा है, 10,52,500 उसको फॉलो किया हमने। फिर हमारे पास ट्रेड एक्सपेंसेस 10,000 टू ट्रेड एक्सपेंसेस, ये हमारे पास
10,000 लगा दिए। फिर हमारे पास कैरेज ऑन सेल, वो भी डेबिट में आएगा। जो भी खर्चा नजर आए आपको डेबिट में लगा दो। तो कैरेज ऑन सेल्स कितना है ये हमारे पास 50,000। इसके बाद है हमारे पास ऑफिस सैलरीज, सैलरीज पे किया तो वो यहीं आएंगी। ऑफिस सैलरीज ये है हमारे पास 79,000। इसके बाद आएगा हमारे पास पोस्टेज, वो भी डेबिट में आता है क्योंकि खर्चा है हमारा ऑफिस का। पोस्टेज का है 3600। पोस्टेज के बाद है हमारे पास ऑफिस रेंट, ये हमारे पास 37,500। ऑफिस रेंट 37,500। ऑफिस रेंट के बाद क्या हमारे पास लीगल चार्जेस 2,000। टू लीगल चार्जेस 2,000। आगे क्या हमारे पास ऑडिट फीस 8,000, तो यहाँ लगा दो 2 ऑडिट फीस 8,000। ऑडिट फीस के बाद क्या है डोनेशन 5500। सारे खर्चे हैं ये, दान दिया आपने। आगे सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस होता है विविध खर्चे, यानी छोटे मोटे कोई और खर्चे हैं तो वो हुए हैं आपके 1800। फिर आता हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस, वो है सेलिंग एक्सपेंसेस 26,600। आगे हमारे पास डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट आपने दिया है, अलाउड का मतलब आपने गिवन है, दिया है आपने तो खर्चा है आपका। अगर रिसीव होता तो हमारी इनकम होती। डिस्काउंट अलाउड है हमारे पास 15,000, यहाँ लगा दिया। फिर हमारे पास लाइटिंग, लाइटिंग है हमारे पास कितने की भला 3900। लाइटिंग के बाद है कमीशन रिसीव। अब रिसीव है तो कहाँ आएगा क्रेडिट साइड में, तो यहाँ लगा दो बाय कमीशन रिसीव्ड। कितना है कमीशन रिसीव्ड 4200। फिर हमारे पास बैड डेट्स, बैड डेट्स वो यानी वो डेटर्स जो आपको पैसे नहीं देंगे, तो नुकसान है आपके लिए, नुकसान आप डेबिट में लगाते हो। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 6000। फिर डिस्काउंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट है तो कहाँ आएगा वो क्रेडिट में लगा दो बाय डिस्काउंट क्रेडिट। कितना है ये 3000। इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने ब्याज दिया, लोन ले रखा था, उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया, तो खर्चा है हमारा, खर्चा डेबिट में आ जाएगा। कितना है ये 11,000 का। आगे क्या है हमारे पास स्टेबल एक्सपेंसेस, ये है 7,000। आगे फिर क्या हमारे पास एक्सपोर्ट ड्यूटी कितनी है 11,500, तो यहाँ लगा दो 2 एक्सपोर्ट ड्यूटी। कितनी अमाउंट 11,500। फिर हमारे पास मिसलेनियस इनकम, इनकम है तो कहाँ आएंगे यहाँ पर क्रेडिट में आएगी मिसलेनियस इनकम। ये इसका अमाउंट कितना है हमारे पास 2500। फिर अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, जो प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ आते हैं ट्रेडिंग में और अनप्रोडक्टिव प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ लगा दो आप 2 अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। ये कितने हैं हमारे पास 20,500। और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारे पास, ये लाइन यहाँ से हटानी पड़ेगी क्योंकि आइटम ज़्यादा हो गया हमारे पास। 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये कितने हैं हमारे पास 12,500। तो इसको अब हम क्या कर देंगे यहाँ पर टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद हमारे पास क्या पता चलेगा, इससे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो हमारे पास 10,52,056 59 and 2 61 62 200।
10,62,200 बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर भी यही लगाओ 10,62,200। इस साइड का टोटल यही लिख देना आपने। अब जो ये टोटल है इसमें से जो सारे खर्चे हैं ये क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। आप चाहें तो कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें हाथ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे जब हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो आता है 7,50,800 रुपये। ये हमने क्या निकाला, नेट प्रॉफिट। अगर बाय चांस कई बार क्या होता है कि इसके खर्चे क्या आ जाते हैं, ज़्यादा आ जाते हैं, उसके खर्चे क्या होंगे, इनकम क्या होगी, कम होगी, तो हमारे पास ये नेट प्रॉफिट के बजाय यहाँ पर लिखा जाता है नेट लॉस, क्योंकि इस का टोटल ज़्यादा होता और वही टोटल हम यहाँ लिखते और इसी टोटल में से हम इनकम क्या कर देते, माइनस कर देते। तो पहले आपने रफ में कर लेना चाहिए भी किस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, ताकि आपको श्योर हो जाए कि डेबिट का टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है। अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो लॉस होगा, अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो इनकम होगी। ये कर लेने के बाद हमारे पास लास्ट में आती है बैलेंस शीट, क्योंकि हमने कल पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, आज हमने पढ़ लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अब लास्ट में आएगी हमारे पास बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट कैसे बनती है मैं आपको बैलेंस शीट सिखा देता हूँ। बैलेंस शीट बिल्कुल आसान है, जैसे आपने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में बनाई थी, तो उसमें सीख लेते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी। आपको पता है कि असेट्स हमारी कौन कौन सी होती हैं, जैसे हमारे पास बिल्डिंग है, लैंड, मशीनरी, यानी जो भी चीज़ फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगी उसको हम क्या बोलते हैं, असेट्स। अब असेट्स को हमने दो कैटेगरीज में क्वालिफाई कर रखा है, एक तो करंट और एक नॉन करंट। करंट वो जिसको हम क्या करें, करंट असेट्स वो होती हैं जिसको हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में अपने पास रखते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए, उसको हम बोलते हैं नॉन करंट असेट्स। तो अकाउंटिंग के अंदर असेट्स असेट साइड में ही आएंगी। इट डजेंट मैटर कि वेदर इट इज़ करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। अब जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो दो ऑर्डर होते हैं आपको, ये कई बार 1 मार्क में पूछ लेता है, तो मैं बता देता हूँ आपको कि असेट्स को आप दो ऑर्डर में लिख सकते हो, इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फर्स्ट, एंड सेकंड होता है हमारे पास इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। दो ऑर्डर होते हैं हमारे पास, एक तो लिक्विडिटी का ऑर्डर होता है और एक कौन सा होता है आपके पास, परमानेंस का ऑर्डर। तो लिक्विडिटी का ऑर्डर आपको क्या कहता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कोई भी असेट्स कितनी लिक्विड है, लिक्विड का मतलब कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती है। जो सबसे पहले कैश में कन्वर्ट होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, हाईली लिक्विड, और जो सबसे लास्ट में कैश में कन्वर्ट होगी उसको हम बोलेंगे लो लिक्विड या लेस लिक्विड। क्लियर हुआ? जो सबसे पहले कैश में कन्वर्ट होगी दैट इज हाई लिक्विड, और जो सबसे लास्ट में कन्वर्ट होगी वो लो लिक्विड या लेस लिक्विड। तो जैसे अगर आप लिक्विडिटी के अंदर अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो, लिक्विडिटी के अंदर तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, कैश इन हैंड। क्लियर है? फिर कैश एट बैंक, अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो लिक्विडिटी के ऑर्डर से। ठीक है, इस प्रकार सभी आती रहेंगी असेट्स, जैसे मान लो स्टॉक हैं, डेटर्स, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, और सबसे लास्ट में क्या आएगी आपकी गुडविल, क्योंकि गुडविल जो होती है वो आपकी कौन सी असेट्स होती है, इनटेंजिबल। कौन सी असेट्स होती है गुडविल, इनटेंजिबल, और इनटेंजिबल असेट्स को कैश में कन्वर्ट कर पाना मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो अगर आप लिक्विडिटर के ऑर्डर से बना रहे हैं तो आपको पहली आइटम पता होना चाहिए और लास्ट आइटम। पहली आइटम क्या आएगी, कैश इन हैंड, लास्ट में क्या आएगी आपकी गुडविल। अगर आप परमानेंस के ऑर्डर से बना रहे हैं बैलेंस शीट, परमानेंस का मतलब होता है
कि हमारे पास कोई चीज कितने लंबी टिक पाएगी। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दो, जैसे गुडविल क्या हो जाएगी, सबसे पहले आएगी, और कैश क्या आएगा सबसे लास्ट में, बाकी इसके अंदर आइटम ऐसे आ जाएंगे। फर्नीचर लगा लो, प्लांट, मशीनरी, हाँ, बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक, कैश एट बैंक, और लास्ट में कैश इन हैंड। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ असेट्स, या इसको हम बोल सकते हैं मार्शलिंग ऑफ असेट्स। मार्शलिंग का मतलब होता है ग्रुप बना देना। ग्रुप के अंदर सिर्फ वही आइटमें आएंगी एक ग्रुप के अंदर जो उस पर्टिकुलर असेट से क्या है, रिलेटेड है। जैसे लिक्विडिटी में कैश को पहले रखा, गुडविल को बाद में, परमानेंस के अंदर गुडविल को पहले और कैश को बाद में। तो इसको हम बोलते हैं मार्शलिंग ऑफ असेट्स। अब मैं आपको सिखा देता हूँ एक बैलेंस शीट बनाकर, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने से आपको ये जो टॉपिक है ये सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम एक सम कर सकते हैं। सम किस प्रकार करना है वो भी मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा कि किस प्रकार होगा सम। तो जब भी आप बैलेंस शीट बनाएं, सबसे पहले आप लिख लें ऊपर बैलेंस शीट कैपिटल लेटर्स के अंदर। कैपिटल लेटर्स में लिखना जरूरी है क्योंकि साफ साफ नजर आना चाहिए आपका। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। मान लो हम बना रहे हैं 31 मार्च 2020 को, तो ये बना लिया यहाँ पर। ये हमारे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यहाँ पर इसका अमाउंट। आप यहाँ पर अगर चाहें तो लायबिलिटीज अकेले भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, असेट्स, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, इसका अमाउंट। क्लियर है, ये हमने बना लिया फॉर्मेट। अब हम इसके अंदर आइटम्स क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो आइटम फिल करने के लिए हम देख लेते हैं कौन कौन से आइटम दिए हुए हैं सम में। सम नंबर दिया हुआ है इसके अंदर 14 सम में सबसे पहले आइटम है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख की। तो यहाँ लगा दो आप असेट साइड में, क्योंकि हमारी असेट्स होती है प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख की लगा दो। आगे क्या, फिर लैंड एंड बिल्डिंग है 6 लाख की, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, ये 6 लाख की। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद हमारे पास फर्नीचर 1.5 लाख का। फर्नीचर भी हमारी आती है असेट्स 8, कितने का है, 1,50,000। आगे है हमारे पास कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है हमारे पास, 20,000। ये यहाँ लगा दिया असेट्स में। फिर होता है हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी हम कहाँ लगाते हैं, लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ लगा दिया आपने बैंक ओवरड्राफ्ट 1,80,000। आगे क्या है हमारे पास, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स इकट्ठे दे रखे हैं। अब आपने ध्यान रखना है कि जो डेबिट में दिए हुआ वो डेटर्स हैं और क्रेडिट में दिए हुआ वो क्रेडिटर्स है, क्योंकि डेबिट हमारी एसेट्स होती है। तो समझना है यहाँ से आपने डेटर्स अमाउंट देखेंगे कितना है अमाउंट डेटर्स का, 3,20,000, और क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे पास यहाँ पर 2,40,000। इसके बाद हमारे पास BR एंड BP यानी बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं बिल्स रिसीवेबल यानी जो हमें मिलने हैं, और डेबिट में लिखे होंगे। डेबिट में कितने हैं 1 लाख, और बिल्स पेबल जो क्रेडिट में लिखे होंगे वो कितने हैं हमारे पास 60,000 लगा दिया हमारे पास। क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख। क्लोजिंग स्टॉक हमारी क्या होती है असेट्स, तो यहाँ लगा दिया आपने क्लोजिंग स्टॉक कितना है ये हमारे पास 4 लाख का।
आगे हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 80,000 की। आगे क्या है इन्वेस्टमेंट के बाद कैपिटल हमारे पास 15 लाख की, तो कैपिटल सबसे ऊपर लिख लेते हैं 15 लाख। अब इसमें अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड कर दो, लॉस होगा तो माइनस कर दो। तो ड्राइंग्स भी हमारे पास, ड्राइंग्स क्या कर देनी चाहिए यहाँ से माइनस। ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होती हैं, ध्यान रखना आपने इस बात का। और हमारे पास इसके बाद क्या है, प्रॉफिट है 6,20,000 का, तो यहाँ लगा दो आप प्रॉफिट 6,20,000। तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये पैसा 19,90,000। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल करते हैं। तो टोटल इसका क्या आना चाहिए इक्वल। तो देखो 4 लाख 5 6 3 9 और 1 10 और 6 16 और 8 24,50,000 24,70,000। बिल्कुल ठीक है, 24,70,000 एसेट साइड का आ गया। अब इसका भी इतना आना चाहिए, देखो 19 90 और 60 20 50 20 50 और 2 कर लो 22 और 1 23 24 24 20 और 50 24,70,000। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स का टोटल क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। आपका सम तभी ठीक माना जाएगा जब दोनों साइड्स का टोटल क्या आएगा, ठीक आएगा। इसके लिए आपने करना कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी आइटम्स का ध्यान रखना है। और जो भी आइटम आपको कन्फ्यूजिंग लगे वो आप एक बार दोबारा लिख कर देख ले भी ये आइटम कहाँ पर आएगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा। तो ये मैंने आपको सिखाया आज वाले लेक्चर में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। नेक्स्ट सम लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको फुल सम करना पड़ जाए आपको, तो आप कैसे करेंगे। अभी आप इतना रिवाइज कर लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।